तो आप कैसे हो? आशा है आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम करके सीखेंगे। यानी जो भी मैं आपको बताऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा उसके साथ साथ आपको कुछ एक्टिविटी भी कराई जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और अगर आप ये इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो कक्षा 8 के लिए रहेगी, विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय इसमें 15 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है। इसमें आप करके सीखेंगे जो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, अध्याय है हमारे पास, कक्षा 8 है, अध्याय 15 है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। यानी प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, जो अपने आप होती हैं। और घटनाएं ऐसी कोई भी घटना, जैसे हमारे पास कभी बरसात आ जाती है, तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो इस तरह की नेचुरल घटनाएं होती रहती हैं इस धरती पे। तो ये लेसन इन्हीं घटनाओं से संबंधित है। तो बच्चों, आगे चलते हैं, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और समझेंगे इसको एक्टिविटी से। यानी आपको करके भी दिखाऊंगा मैं। जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए बच्चों, इसके अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा आपको मैं। तो आपके पास अभ्यास के प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? अब घर्षण क्या होता है बच्चों? घर्षण होता है रगड़ना। जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसे हम घर्षण बोलेंगे। यानी घर्षण बल के कारण उसमें रगड़ उत्पन्न होती है। तो ये कह रहा है कि किस वस्तु को हम आवेशित नहीं कर सकते रगड़ के। तो चलिए, हमारे पास दो तरह की वस्तुएं हैं। देखो बच्चों, ये दो तरह की वस्तुएं हैं। एक है मेटल की या धातु की बनी हुई, और एक पेन है प्लास्टिक का। ठीक है? तो हम इन दोनों को आवेशित करके देखेंगे कि कौन हो जाता है। ऐसे ही इसमें आपके पास ऑप्शन में दी गई है कि एक प्लास्टिक का पैमाना, पैमाना का मतलब फूटा बोलते हैं जिसे, या स्केल बोलते हैं, प्लास्टिक का होता है, जैसे पेन है प्लास्टिक का। ठीक है? और तांबे की छड़, तांबे की छड़ भी हो सकती है, धातु की कोई भी वस्तु हो सकती है, इसका मतलब ये है। और एक फूला हुआ गुब्बारा, गुब्बारा में हवा भरिए, उसको फुलाइए, और ऊनी कपड़ा। तो इनमें से हम किसे आवेशित नहीं कर सकते? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसे आवेशित कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम करके देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे ये मैंने इसमें कुछ थर्माकोल की बॉल्स ली हैं। थर्माकोल की बॉल्स होती हैं ये। तो मैं इस पेन को रगड़ के देखता हूँ इस कपड़े पे। ठीक है? ऊनी कपड़ा है ये। या आप इसको, पेन को बालों में भी रगड़ सकते हैं। तो देखते हैं ये आवेशित होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखो, जब मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ तो ये देखिए, ये इसके साथ चिपक जाती है खुद ब खुद। क्यों चिपकी है? क्योंकि इस पेन के ऊपर आवेश आ गया। क्या आ गया इस पेन के ऊपर? ये देखिए, गिर नहीं रही, क्योंकि इसने इसको आकर्षित किया हुआ है। ठीक है? तो ये पेन आवेशित हो चुका है। और बॉल भी, बॉल तो अनावेशित थी, बिना आवेश वाली थी। जब एक वस्तु के ऊपर आवेश होता है, दूसरी के ऊपर नहीं होता, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को, ठीक है, आकर्षित कर लेते हैं बच्चों। ठीक? तो ये आकर्षित कर रही है, यानी पेन प्लास्टिक को
या गुब्बारे को भी हम ऐसे ही आवेशित कर सकते हैं। आप गुब्बारा फुलाइए, उसको कपड़े पे रगड़िए या बालों में रगड़िए, तो वो आवेशित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंपस है, लोहे की है, धातु की बनी हुई। अब हम इसको भी करके देखते हैं क्या ये भी आवेशित होती है या नहीं। तो इसको ऐसे ही बालों यहाँ पे रगड़िए, कपड़े में रगड़िए या बालों में रगड़िए, तो ये देख लेते हैं। तो ये किसी भी बॉल को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, क्योंकि इस पे आवेश तो आया, लेकिन ये आवेश हमारे शरीर में चला गया, क्योंकि ये धातु है और धातु सुचालक होती है और वो आवेशों को अपनी तरफ खींच लेती है और वो बॉडी में चला गया। लेकिन प्लास्टिक पे जो आवेश यहाँ पे आए थे वो आगे नहीं जा सकते, प्लास्टिक के ऊपर से नहीं जाते वो, इसलिए वो आवेश यहीं थे और इन्होंने बॉल्स को आकर्षित कर लिया था। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें कि हम तांबे की छड़ को आवेशित नहीं कर सकते। किसको आवेशित नहीं कर सकते बच्चों? तांबे की छड़ को आवेशित नहीं कर सकते, धातु को आवेशित नहीं कर सकते। चाहे लोहे की छड़ हो, तांबे की हो, एल्यूमिनियम की हो, तो हम इसे आवेशित नहीं कर सकते बच्चों। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप करके देखोगे तो आपके याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से टुकड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? तो आवेश दो तरह के होते हैं बच्चों। जब हमने इसको रगड़ा था, जब हमने इस पेन को रगड़ा था तो इसके ऊपर आवेश आ गया था। ठीक है, तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम रेशमी कपड़े के टुकड़े के साथ कांच की छड़ रगड़ते हैं, कांच की छड़ लेंगे, उसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़े ऐसे ही, और तो क्या होगा, जो छड़ है उसके ऊपर, ये बी पार्ट है बच्चों इसका, उसके ऊपर कौन सा धनात्मक आवेश आ जाएगा कांच की छड़ के ऊपर, और कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। यानी कांच की छड़, अगर ये सपोज करो कांच की छड़ है और ये कपड़ा है, तो जब हम कांच की छड़ को कपड़े के साथ रगड़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो कांच की छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंग्लिश में बोलते हैं, और कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य बताएं। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, सही और गलत बताना है। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश होते हैं, जैसे बच्चों मैंने ये मैग्नेट लिया है, क्या लिया है, ये मैग्नेट लिया है। ठीक है, अब इस मैग्नेट में देखो, ये यहाँ भी एन लिखा हुआ है, यहाँ भी एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एन और एन दोनों एक तरह से समान आवेश हैं, वैसे इनको ध्रुव बोलते हैं। उसी तरह से आवेश भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव बोल और एक नेगेटिव, यानी इसको आप नेगेटिव मानो, इसको पॉजिटिव मानो। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। एन वैसे नॉर्थ होता है, और इसको भी आप नेगेटिव मान लो, इसको भी। तो जब दोनों सेम आवेश एक पास आते हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी देखो मैंने पूरा जोर लगाया इनको पास लाने के, लेकिन वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, वो आकर्षित नहीं करते। आकर्षित तो ये होता है, जैसे एन है और एस है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये ऐसे चिपक जाते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस। लेकिन सेम चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे से दूर भागते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये गलत है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये गलत है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट है। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है।
यानी कांच की छड़ को अगर हम रगड़ लेते हैं, आवेशित कर लेते हैं, तो वो प्लास्टिक स्ट्रा को, ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक की गोलियां थी, ये थर्माकोल की बॉल्स थी, इनको वो आकर्षित कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सही है। फिर है आपके पास सी पार्ट, इसमें तड़ित चालक किसी भवन को नहीं बचा सकता। यानी जो तड़ित तड़ित चालक एक ऐसा पदार्थ होता है बच्चों, एक ऐसी युक्ति है जो भवनों के ऊपर लगा लेते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऊंचे भवन होते हैं, जैसे भट्ठे होते हैं, उनके ऊपर त्रिशूल लगा होता है लोहे का। ठीक है, तो वो लोहे का त्रिशूल जो होता है वो तड़ित चालक का काम करता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लोहे का एक टुकड़ा या त्रिशूल टाइप कुछ भी लगा लेते हैं, लोहे की धातु की कोई भी छड़, और वो छड़ जो होती है पूरी बिल्डिंग में नीचे तक आती है, धरती तक। ठीक है, जो लोहे का टुकड़ा ऊपर निकला होता है ना, वो नीचे धरती तक आती है, भूमि तक, भूमि में नीचे दबा होता है एक सिरा उसका। तो वो अगर उस बिल्डिंग के ऊपर कोई आसमानी बिजली गिर जाती है, तो वो उस सरिये के द्वारा धरती में नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से जो तड़ित होती है उससे हमारे भवन की रक्षा हो जाती है, और तड़ित चालक करता है। तो ये कह रहा है कि नहीं बचा सकता, तो ये गलत है बच्चों, ये बचाता है, तड़ित चालक भवन को बचाता है बच्चों। तो फिर है भूकंप की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है। भूकंप की भविष्यवाणी हम पहले से नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि कब आएगा भूकंप। ठीक है, तो ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने देखा होगा प्रश्न 4 में, कभी कभी सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। आप देखना बच्चों, जैसे सर्दी के दिन है ना अब, तो सर्दी के दिनों में जब आप स्वेटर उतारोगे, अगर अंधेरे वाले कमरे में उतार के देखना, जिस कमरे में अंधेरा हो ना, लाइट बंद करके फिर एकदम से उतारना, फिर देखना आपको चट चट की आवाज़ भी सुनाई देगी, और आपको ऐसे होगा जैसे कपड़ों में चिंगारियां हो छोटी छोटी। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जब हम कपड़ों को उतारते हैं, ऊनी कपड़ों को, तो वो रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण के कारण, इसका आंसर है घर्षण के कारण शरीर और स्वेटर के बीच विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और विद्युत आवेशों का विसर्जन हो जाता है। विसर्जन के समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ऊर्जा जो है चट चट ध्वनि के रूप में और चिंगारी के रूप में मुक्त होती है। जैसे आपने देखा होगा जब दो तारें होती हैं बिजली की, विद्युत धारा जिन तारों में से जा रही है, बिजली जा रही है, अगर हम उन दोनों को मिला दें तो उनमें स्पार्किंग होती है, उनमें जो होती है लाइटनिंग होती है, चट चट की आवाज़ आती है। तो वो ही उसी प्रकार से हमारे कपड़े और शरीर के बीच में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं रगड़ के कारण। तो जब वो विसर्जन होगा उनका, वो न्यूट्रल होंगे एक दूसरे को से, तो वो ऊर्जा के रूप में चट चट की ध्वनि देते हैं। और रात में अगर आप अंधेरे में निकालोगे तो उसमें चिंगारियाँ भी आपको दिखाई देंगी। तो ये करके देखना बच्चों आप खुद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, समझाइए कि यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह आवेश क्यों खो देती है। ठीक है, तो वही बात है बच्चों, जैसे मैंने इस धातु की इस कंपस को जब आवेशित किया, ठीक है, अगर तो मैं इसको किसी प्लास्टिक की वस्तु के साथ पकड़ लूँ, ठीक है, अगर हम इसको प्लास्टिक की वस्तु के साथ, किसी वस्तु के साथ पकड़ के फिर आवेशित करें, तो ये आवेश आ जाएंगे इसमें, क्योंकि ये बीच में कांच है, एक कागज है, ये कुचालक पदार्थ है, तो आवेश इसके ऊपर रहेंगे। लेकिन जब हम इस आवेशित वस्तु को ऐसे छू लेते हैं, तो वो आवेश मेरे शरीर में चले जाएंगे, और वो शरीर से होते हुए धरती में चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं। इसलिए इसमें आंसर है आपका कि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है, और जब एक आवेशित पिंड को हाथ से छुआ जाता है
तो हमारा शरीर अपने आवेशों को पृथ्वी तक पहुंचाता है, इसलिए इस तरह आवेशित पिंड अपना आवेश खो देता है। यानी जब आवेशित वस्तु को हम छुएंगे तो वो आवेश हमारे शरीर के द्वारा धरती में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर सुचालक है। तो इस प्रकार से वस्तु जो है अनावेशित हो जाती है, अपने चार्ज खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर भूकंप की माप 3 होती है, तो इसे सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या इससे बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना है? तो भूकंप जब आता है तो उसको किसी एक युक्ति द्वारा मापा जाता है, पैमाने द्वारा मापा जाता है। उस पैमाने का नाम क्या है बच्चों? इसमें देख लेते हैं। भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। क्या है उसका नाम बच्चों? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल नामक हमारे पास पैमाना होता है जिस पर हम भूकंप को मापते हैं। ठीक है, तो इसमें सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। सिस्मोग्राफ एक ग्राफ पेपर लगा होता है उसमें, ठीक है, और एक उस पे पेन जो है वो लटका हुआ होता है उस ग्राफ के ऊपर। तो जब भूकंप आता है तो वो पेन जो है लटका हुआ वो ऐसे हिलता है इधर उधर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा भूकंप आएगा उतनी दूर तक पेन जाएगा। तो उस पर नंबरिंग होती है 1 2 3 ऐसे। तो जहाँ जितनी ज़्यादा दूर तक वो जाएगा इसका मतलब उतना ज़्यादा बड़ा भूकंप आया है, क्योंकि इस पैमाने में 1 से 10 तक रीडिंग होती है, यानी 1 से 10 तक की काउंटिंग होती है उस पैमाने पे। तो अब ये कह रहा है कि अगर 3 माप वाला भूकंप आता है तो क्या नुकसान होगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो अगर 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप आता है तो वो खतरनाक हो सकता है, विनाशकारी माना जाता है। लेकिन 3 वाला जो है कमज़ोर होता है, उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होती बच्चों। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली या तड़ित से स्वयं को बचाने के उपाय। यानी जब आसमानी बिजली चमकती है, जिसे तड़ित भी कहते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो हमें बिजली से चलने वाले, यानी बिजली से चलने वाले जो भी हमारे पास घर के वस्तुएं हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो इन सब को, या फ़ोन भी होता था पहले, ठीक है, वायरलेस। अब तो वायरलेस है, मोबाइल फ़ोन है, लेकिन पहले तार वाले फ़ोन होते थे। तो फ़ोन का भी यूज ना करें। तो इन सबको बंद कर लेना चाहिए। इनके सॉकेट हमने बिजली से बाहर निकालने होते हैं, क्योंकि जब आसमानी बिजली ऊपर गिरती है ना, कहीं तारों पे गिर गई जैसे, तो बहुत अधिक बिजली जो है विद्युत हमारे घर में आएगी और हमारे सामान को ख़राब कर सकती है, आग भी लग सकती है घर में उससे। तो उनकी तारें प्लग से बाहर निकाल दें और घर के अंदर ही रहें, बंद रहें, यानी दरवाजे खिड़कियां घर की बंद कर लें, अंदर रहें। और जब भी इस तरह बिजली चमकती है ना तो स्नान ना करें। ठीक है, कई बार नहाने लग जाते हैं बारिश में, बारिश में कम नहाएं। बाहर जब आसमानी बिजली चमकती है तो बाहर ना निकलें। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके बचाव हैं। फिर है आपके पास, व्याख्या करें कि क्यों एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा प्रतिकर्षित होता है, जबकि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है, तो 2 आवेशित गुब्बारे होते हैं हमारे पास। तो इसको हम, ये हमारे पास एक वीडियो भी है, इसको देख लेते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी ये वीडियो। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक गुब्बारे को हमने रगड़ा, दूसरे को नहीं रगड़ा।
तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या एक गुब्बारे को हमने रगड़ा, दूसरे को नहीं रगड़ा, तो तब भी दोनों के ऊपर विपरीत आवेश हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब हम दोनों गुब्बारों को रगड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे को आपस में मिल जाते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये दूर धकेल रहे हैं क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश हैं। और मैंने बोला था समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही बात है कि एक आवेशित गुब्बारे को दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। यानी जब दोनों को आवेशित करते हैं, दोनों को रगड़ते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि दोनों में समान आवेश आ जाते हैं। और दूसरी ओर एक अनआवेशित गुब्बारा, यानी जिस गुब्बारे को रगड़ा नहीं गया, और दूसरे आवेशित या रगड़े हुए गुब्बारे को आकर्षित कर देता है क्योंकि उनमें दोनों में विपरीत आवेश होते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर था। आपने वीडियो भी देख ली है। फिर उसके बाद है, आप आरेख की सहायता से ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग आवेशित पिंड का पता लगाने के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा पता लगाते हैं। इसका इलेक्ट्रोस्कोप, तो दिखा देते हैं आपको इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है। तो इस लिंक पे जाके आपको या इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये बच्चा बालों में पेन को रगड़ रहा है और ये इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें देखिए नीचे पन्नी लगी हुई है एक, वो दूर हिलती है। ऐसे जब भी हम पेन लगाते हैं ना तो दूर हिलती है, वो दूर हट जाती हैं, दोनों पन्नियाँ नीचे लगी हुई होती हैं। इसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए नीचे, नीचे की तरफ देखिए, जहाँ पे ये पन्नी लगी हुई है वो दूर हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों पन्नियों के ऊपर समान आवेश आ जाता है और वो दूर हट जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें भी यही है। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विकर्षित का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय या अपोजिट चार्जेस या अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें एक धातु की छड़ होती है जो आपको दिखाई गई है, उसमें नीचे पतली धातु की पट्टी या पत्ती लगी होती है, या पन्नियां जो नीचे हिल रही थी वो लगी होती हैं। और शीर्ष पर धातु की छड़ के एक कप या डिस्क के रूप में ऊपर, यानी एक धातु की डिस्क लगी हुई थी। आप थोड़ा बैक करके देख लेना दोबारा से। तो रोड के नीचे धातु की पत्ती को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे कांच के बक्से के अंदर बंद कर दिया जाता है, ताकि बाहर से हवा वगैरह उसको टच ना करे, क्योंकि वो हल्की सी होती हैं, वो हवा भी उसको प्रभावित कर सकती है। तो जब इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को आवेशित एबोनाइट या प्लास्टिक की किसी वस्तु से या कांच की छड़ से छुआ जाता है तो धातु खुल जाती है। यानी वो दूसरे धातु की जो नीचे पन्नियाँ लटकी थी ना, वो ऐसे दूर हट जाती हैं। तो विचलन की सीमा इलेक्ट्रोस्कोप पर आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी वो कितनी दूर जाएगी, वो जितना ज़्यादा उसके ऊपर आवेश आएगा ना वस्तु के ऊपर, तो उतनी वो दूर हट जाती हैं। ठीक है, तो जब धातु की पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तो यह सिद्ध होता है कि वस्तु आवेशित है, क्योंकि प्रतिकर्षण एक विद्युतदर्शी के माध्यम से यह पता लगाने के लिए निश्चित परीक्षण है कि वस्तु आवेशित है या नहीं।
तो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक, तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल से। फिर उसके बाद है भारत के ऐसे 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो अगर आप ये नोट्स चाहते हो ना, जो ये नोट्स चल रहे हैं, तो ये नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है ना brkapur.blogspot.com, ये ऊपर ऊपर लगा हुआ है, तो इससे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप गूगल पे टाइप कीजिएगा और ये आपको मिल जाएंगे brkapur.blogspot.com। तो यहाँ से आप देख सकते हो, उस पे 6ठी 7वीं 8वीं की साइंस की सभी लेसन मैंने डाले हुए हैं ये, तो वहीं से आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 राज्यों के नाम हैं जहाँ भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है। वो है कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। कश्मीर, राजस्थान और गुजरात तीनों स्थान बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक भूकंप आते हैं। जैसे पीछे राजस्थान में भुज नामक स्थान पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। फिर है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो भूकंप आ जाता है और आप बाहर हैं तो क्या करोगे। भूकंप से बचने के लिए पहले तो खुले स्थान पे जाएंगे, इमारतों, पेड़, बिजली की लाइनों से दूर रहेंगे, सुरक्षित स्थान पर जाएंगे और ज़मीन पर नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और यदि हम कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही बैठे रहेंगे। किसी सुरक्षित जगह पर धीरे धीरे कार या बस को खुले स्थान पर ले जाएंगे ड्राइव करके। और भूकंप रखने रहने जब तक भूकंप नहीं रुक जाता तब तक हम उसी खुले स्थान पे रहेंगे जहाँ पे पेड़ नहीं होना चाहिए, बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें ऊपर से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इमारतें से दूर रहें। तो इस तरह से भूकंप से बचने के हैं ये। लेकिन जब बिजली चमकती है तो हमें बिल्डिंग के अंदर जाना है, लेकिन जब भूकंप आता है तो हमें बाहर जाना है खुले स्थान पे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का अभ्यास का। तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि एक निश्चित दिन आंधी तूफान आएगा। तो मान लीजिए आपको बाहर जाना है तो आप छाता लेकर जाएंगे या नहीं। तो अगर भविष्यवाणी हुई है कि कल तूफान आएगा, बारिश होगी, तो हमें छाता लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो छाते की डंडी होती है ना, वो धातु की बनी होती है, और अगर कहीं बिजली चमकती है, गिरती है, तो वो धातु के द्वारा हमारे शरीर तक आ सकती है। तो अगर छतरी लेनी तो आपने ऐसी लेनी है जो प्लास्टिक का उसमें डंडा हो, लेकिन ज़्यादातर छतरियों में धातु का ही बना होता है। तो इसलिए छतरी का उपयोग ऐसे समय में ना करें जब बिजली चमक रही होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।